न्यू स्टूडेंट्स भी आज की क्लास में एडमिट हुए हैं और कंटिन्यू एडमिट हो रहे हैं। अभी टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए। अपनी रेगुलर क्लासेस जो है वो अब सेम टाइम पे होगा, 1:30 पे स्टार्ट होगी क्लास। वन थर्टी के ऊपर क्लास स्टार्ट होगा और न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, कंटिन्यू एडमिट हो रहे हैं। इसलिए आज से हमने क्या किया है, नया टॉपिक स्टार्ट किया कि अब फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उनको मैं बता दूं कि सिलेबस के अंदर हमारे पास टोटल जो सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स 14 हैं और 14 चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कंप्लीट चैप्टर को डिलीट किया है। सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को ऑफ करेंगे। दिवाकर, दिव्या, कुणाल, माइक ऑफ करें बेटा। वीडियो और माइक को ऑफ करें। क्लियर है सब कुछ? वीडियो क्लियर आ रहा है? अपना वीडियो ऑफ करें बेटा। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले आज हम सिलेबस को डिस्कस कर लें पहले, क्योंकि काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर में से 14th चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीट कर दिया तो अब नंबर ऑफ चैप्टर कितना रहेगा अपने पास? 13 चैप्टर्स। और 13 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स जो है उनको डिलीट किया है बोर्ड ने। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड ने कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है, तो वो डिलीटेड टॉपिक्स आप लोगों को पता ही है। जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर रह गया है उनको बाद में रिवाइज होगा, रिवीजन के अंदर फर्स्ट चैप्टर को दोबारा कराएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा। अभी हो सकता है कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नेट की प्रॉब्लम है इसके अंदर। नेट की प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है वीडियो के अंदर। अभी वेट करो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक तभी करेंगे जब आपके पास क्लियर वीडियो होगा और इसका रिकॉर्डिंग जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स कंटिन्यू जो है वो ऐड हो रहे हैं, अभी तक काफी डिले कर रहे हैं क्लास को। अमन शर्मा, आपको मैंने होस्ट
बनाया है अभी, जिससे आप बार बार क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए फर्स्ट चैप्टर में था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिलीटेड पोर्शन को रिमूव करने के बाद में जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास मोल कंसेप्ट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, लिमिटिंग रेजेंट्स, लिमिटिंग रेजेंट्स था, और कंसंट्रेशन यूनिट्स थी। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सेकंड चैप्टर हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास इनिशियल टॉपिक है जिसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, बट अपने पास बेसिक स्टार्ट जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए हम इन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एटम्स। 9th-10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा एटम का डेफिनेशन कि व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एटम। डेफिनेशन आप लोगों को आता है ऑलरेडी 9th-10th के अंदर, आप लोग ये डेफिनेशन करके आए हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब आप लोगों का पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर केवल इसको रिवाइज करेंगे फटाफट, ताकि हमारा डिलीटेड पोर्शन कंप्लीट करके हम मेन टॉपिक पे आए। तो फर्स्ट हमारे पास है एटम, डेफिनेशन ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम्स। अच्छा, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स? एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होगा? तो देखो इस डिफरेंस की बात करें अपन, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? बिल्कुल ग्रुप ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं अपने पास, मिक्सचर ऑफ एटम्स भी हो सकता है अपने पास, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, इट बिल्कुल ठीक है आलोक। ये सारी डेफिनेशन अपने पास मॉलिक्यूल्स का है। मॉलिक्यूल्स क्या होगा? हाँ, ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं इसको अपन, ग्रुप ऑफ एटम्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सबको पता है ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। मॉलिक्यूल इटसेल्फ मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, बिल्कुल ठीक है कुणाल, वेरी गुड। आप लोग को सबको पता है मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूं कि मॉलिक्यूल जो है उसको अगर मैं ये वर्ड बोलूं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अपने पास मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और जो एटम होता है वो भी अपने पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी हम क्या कह सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में बोल सकते हैं। क्लियर है? एटम जो होता है, हमने कहा कि एटम को आगे हम फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रतीक, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट अपने पास क्या है, अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास केवल एक अजम्पशन है कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अजम्पशन भी बोल सकते हैं अपन इसको और थ्योरी भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको। कैसे बोल सकते हैं भाई? कि हमने क्या कहा कि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। इट मींस एटम भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इट मींस अपने पास एटम को डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो एटम को कहा जाए तो हम कह सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलके तो बना है एटम। बट एटम को हम और स्मॉल पार्ट में डिवाइड
इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अपने पास एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। पता है अपने को इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका डिस्कवर किसने किया था? सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्टडी किया था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की स्टडी किसने किया था? फैराडेज ने। फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग स्टडी किया, किसमें? कैथोड रेज के अंदर, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रेज के बारे में बताया कि कैथोड रेज क्या होता है। अपने पास एक ग्लास ट्यूब लिया, उस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस को फिल करके उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो उन्होंने क्या देखा? कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था। इन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाली रेज को उन्होंने क्या बोला? कैथोड रेज। और बाद में थॉमसन ने इन रेज के अंदर पार्टिकल्स जो है उसको प्रूव किया कि ये जो रेज है इनमें कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मास होता है, ठीक है। तो मास होता है, उन पार्टिकल्स को थॉमसन ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम अगर बात करें कि डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवर के लिए वर्ड हम यूज में क्या लेंगे? सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इनिशियल स्टडीज किसने की थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए? इनिशियल स्टडीज की थी फैराडेज ने, ठीक है। सेकंड हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवर कर लिया जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होगा? तो चार्ज उनको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। ये जो अपने पास है अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 4.10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 10 ESU। ESU का मीन्स क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहां लिख रहा हूं मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स और 4.10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 10 ESU। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 kg। kg के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट्स आ गए जो हमको देखना था। सेकंड अपने पास क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए भी हम यही पॉइंट्स डिस्कस करें। तो प्रोटॉन जो है उसको डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टाइन ने। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया? प्रोटॉन को रिपीट करें, ओके। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन, ठीक। और न्यूट्रॉन को सर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अमाउंट 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स और 4.10 10 टू पावर माइनस 10 ESU यूनिट। प्रोटॉन सेम चार्ज है 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स और 4.10 10 टू पावर माइनस 10 ESU। और न्यूट्रॉन जो है उसपे कोई चार्ज नहीं है तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी नहीं होगा। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है? 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का मास है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 27 केजी। और सेम मास किसका होगा न्यूट्रॉन का। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर दिख भी नहीं रहा है बेटा, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करो आज, क्योंकि यहां पर क्या है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है अभी आज। कैमरा ऑन ऑफ करके देखें एक बार। अब क्लियर है क्या बेटा? देखो ये नेटवर्क का इश्यू बेटा, हो सकता है आपका जो नेटवर्क है थोड़ा वीक हो रहा हो या यहाँ से थोड़ा नेटवर्क वीक हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है पिक्चर और वॉइस जो होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, तो आप उसके अंदर दोबारा रिवाइज करके देख लेना, मैं आपको दे दूंगा रिपीटेड। बिल्कुल। अब देखो अपने पास प्रोटॉन का मास आ गया 1.67 10 टू पावर माइनस 27 केजी। देखो बेटा बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉन को इक्वली मानते हैं अपन, इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं जो आपने बोला है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा सेम मास है। नहीं मेरे को देखना तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोर्ड आपका क्लियर आना चाहिए। मैं तो बोर्ड की बात करें अपन तो बोर्ड अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, और बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत आएगी अपने पास। ठीक है थोड़ा ट्राई करो, बाकी इसका जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। ओके ओके, अभी क्लियर हो जाएगा बोर्ड भी। हाँ वापस ज्वाइन हो जाइए एक बार आप। बिल्कुल बेटा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो सेंड कर देंगे, तो अभी आप क्या थोड़ा सा ट्राई करो, वरना क्या अपना टॉपिक रह जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर बस अपना कन्वर्सेशन जो है केवल वही आएगा, है ना। तो आप एक बार जो है थोड़ा सा कोशिश करो, जो ऑडियो आ रहा है उसको एक बार क्लियर करने की कोशिश करो, बाकी आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। डोंट वरी, आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। बट थोड़ा सा अपन क्या है क्लास को कंटिन्यू करते रहे ताकि अपना जो है टॉपिक आगे रन करे, अदरवाइज क्या है पूरा टाइम के अंदर अपने पास केवल यही कन्वर्सेशन रहेगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है। ओके बेटे, अब देखो अपने पास इसका दोनों का मास जो है, ठीक है बेटा, थैंक यू, आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या है सेम मास है, आपको भी पता है दोनों का मास सेम होता है, केवल डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आगे जाके चेंज होता है। 1.672 आएगा प्रोटॉन के अंदर, यहां पर क्या आता है 1.674 आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। नेक्स्ट अपने पास है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करें तो एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स है अपने पास। फर्स्ट अपने पास है थॉमसन मॉडल, और थॉमसन मॉडल जो होता है वो बेसिकली अपने पास केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। थॉमसन मॉडल केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखेगा, इसके अलावा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंस? क्योंकि थॉमसन मॉडल बोलता ही यही चीज है। थॉमसन ने क्या कहा कि अपने पास एटम जो होता है वो सॉलिड स्फेरिकल शेप है, जिसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से फॉर्म हुआ है, ठीक है। सॉलिड स्फेरिकल शेप होता है एटम का, जिसका मैक्सिमम पार्ट
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से फॉर्म हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होते हैं। ये थॉमसन का इनिशियल मॉडल था। अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि जो फर्स्ट मॉडल आया था वो कौन सा आया था, वो आया था थॉमसन मॉडल। अब पॉइंट ये आया कि केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्यों देखो इसने फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रॉन को डिस्कस किया ही नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन यहां पर केवल इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन किया है, न्यूट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यूट्रॉन कहां पर है। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक तो यही आ गया। सेकंड ड्रॉबैक क्या आया कि अपने पास इसने कहा कि कंप्लीट मास जो है उसमें मैक्सिमम पार्ट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड फॉर्म में है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, इनके चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल है, चारों तरफ से प्रोटॉन से सराउंडेड है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की आइडेंटिटी को तो क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा, क्योंकि उस पर कोई चार्ज रहेगा नहीं, चारों तरफ से प्रोटॉन से सराउंडेड फॉर्म के अंदर है, चार्ज चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका खुद का जो इंडिविजुअल चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट कर देगा उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खुद की आइडेंटिटी जो होता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने पास इसका केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसने कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं दिया अपने को। सेकंड अपने पास मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड फॉइल पे किया, और जब गोल्ड फॉइल पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल जो होता है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया तो उसने क्या देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट पास हो गए। अब स्ट्रेट पास हो गया, इट मींस अपने पास एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो क्या है, वैकेंट है, तभी तो सीधे निकल गए। अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग सॉलिड पार्ट होता तो सॉलिड पार्ट से ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। हाँ बिल्कुल, हेलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसी को अपन अल्फा पार्टिकल्स बोल सकते हैं। बिल्कुल जो तुमने कहा वो ठीक है एकदम। अब देखो, अगर ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अगर थॉमसन मॉडल होता तो थॉमसन के अकॉर्डिंग तो क्या था, सॉलिड स्फेरिकल शेप है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल, इनसे रिपेल करते, इससे पास आउट नहीं हो सकता था क्योंकि सॉलिड फॉर्म में। बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब बीटा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया तो मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो गया, स्ट्रेट पास आउट। इट मीन्स एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है। तो अपने पास रदरफोर्ड मॉडल जो था उसका फर्स्ट पॉइंट क्या आया कि एटम जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट वैकेंट होता है। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो अपने डायरेक्शन से डेविएट हो गए इस तरीके से, और डेविएट होकर कहां जा रहे हैं, आउटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है भाई, पार्टिकल्स का डेविएशन जो है वो इनर साइड में भी तो हो सकता था इस तरीके से, लेकिन उसने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो आउटर साइड में डेविएट हो रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने पास स्फेरिकल शेप है इसके अंदर कहीं ना कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जिससे ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहे हैं, और रिपेल हो रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है, ये आउटसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर यहां पर अपोजिट चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो वो क्या करता, अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता, तो यही डेविएशन जो है वो कहां होता, इनर डायरेक्शन में होता। लेकिन इनर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है डेविएशन। ठीक है, जो पार्टिकल्स है वो अपने पाथ से जो है वो डेविएट हो रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, आउटसाइड डायरेक्शन के अंदर। इट मींस ये जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्ट है उससे रिपेल हो रहे हैं, और कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में मूव किया उसी डायरेक्शन के अंदर वापस रिटर्न हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन देखे, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। क्या रिजल्ट दिया, फर्स्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट है वो वैकेंट है, खाली है बिल्कुल। दूसरा क्या कहा उसने
कि यहाँ पर एटम के सेंटर के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिससे ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जो एटम के मिड में है, सेंटर में है, इसको इसने क्या कहा, न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड मॉडल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो यही था कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अगर रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं करता तो रदरफोर्ड मॉडल भी हिस्टोरिकल मॉडल होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रदरफोर्ड मॉडल का, जो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस किस रीजन से है कि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सबसे पहले इसने न्यूक्लियस की बात की कि भाई एटम जो होता है उसके सेंटर के अंदर एक छोटा पार्ट है, स्मॉल सा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जिसके अंदर एटम का कंप्लीट मास जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है। एटम का कंप्लीट मास जो है वो उसके सेंटर में एक स्मॉल पार्ट के अंदर सेंट्रलाइज होता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सेंड करेंगे बेटा आपको वीडियो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप से आप लोग ले लीजिएगा अपना अपना, है ना। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो सेंटर पार्ट है उसको हमने न्यूक्लियस बोला, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। तो क्या अज्यूम किया हमने आगे फिर कि भाई यहां पर सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन, और साथ में इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होगा, और दोनों न्यूक्लियस में होता है, इसको कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अच्छा अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, तुम अगर तुम इनके ईयर्स वाइज स्टडी करोगे तो तुम क्या देखोगे कि रदरफोर्ड मॉडल के कम से कम भी तो 40-50 साल के बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ठीक है, 40 to 50 इयर्स के बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। लेकिन रदरफोर्ड ने जो है, अपन बुक्स में क्या पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, कंबाइनली उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अरे भैया न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में आया था, 40-50 इयर्स के बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ये तो आजकल हम क्या बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं। अदरवाइज रदरफोर्ड का जो एक्चुअल थ्योरी थी उसमें उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एटम का कंप्लीट मास जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। उसने वहां पर न्यूट्रॉन वर्ड यूज में नहीं लिया, उसने केवल ये कहा कंप्लीट मास सेंट्रलाइज है, और उसमें प्रोटॉन है और साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके अंदर मास होता है। और ये जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स जो थे, इनको बाद में फर्दर जेम्स चैडविक ने क्या कहा, न्यूट्रॉन्स बोला। ठीक है, बट अपने पास केवल ये डिलीटेड पोर्शन में, इसलिए लिखना कुछ भी नहीं है, नोट्स में इनको नहीं लेना है, इसका वीडियो आप देखना समझना केवल, बाकी ये अपने पास नोट्स में नहीं आएगा, नोट्स में लिखना भी नहीं है, इनको प्रिपेयर भी नहीं करना है। अगर लिखना चाहो तो शॉर्ट के अंदर नोट्स बना सकते हो, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इनके अंदर, क्योंकि अपना डिलीटेड पोर्शन में है इस बार। ठीक है, अब देखो अपने पास अपन ने क्या कह दिया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, उसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ठीक, अब भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तो बात हो गई, अब क्या बच गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कहां घुमाएंगे अपन, तो इसने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अच्छा देखो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, हमने ये वर्ड यूज में नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अगर रोटेट वर्ड यूज में लेते तो हमको क्या करना पड़ता, एक स्टैंडर्ड एक्सिस जो होता है वो यूज में लेना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर जो ओरिजिनल वर्ड जो टर्म है अपने पास, वो रोटेट टर्म नहीं आती है, टर्म क्या आता है, रिवॉल्व टर्म आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
इन सर्कुलर पाथ। क्लियर है? तो ये अपने पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की पोजीशन बता दी। अब इसके अलावा अपने पास और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस। इसने क्या किया? रेडियस ही बता दी कि न्यूक्लियस की रेडियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसका रेडियस जो है वो क्या होगा? अपने पास न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होता है और एटम का रेडियस 10⁻⁻10 की रेंज में होता है। अच्छा, पता है आप लोगों को ये एटम और न्यूक्लियस का रेडियस का रेशियो कैसा होगा? एक कंप्लीट जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, ठीक है, स्टेडियम जितना बड़ा एटम है और उस स्टेडियम में जो क्रिकेट का बॉल है वो क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर यहां पर एटम और न्यूक्लियस की रेडियस को कंपेयर करें तो इतना रेशियो आता है अपने पास कि एक कंप्लीट स्टेडियम जो होता है वो तो क्या अपने पास एटम है और उसमें जो बॉल है वो बॉल क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की थ्योरी थी। अब बात करें डिसएडवांटेज की फटाफट, क्योंकि अपना टाइम शेड्यूल कंप्लीट हो गया। आज तो केवल सेट करने के अंदर ही कि वीडियो ऑडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें टाइम कंप्लीट हो गया, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे आगे इसको। तो फटाफट डिसएडवांटेज कर लेते हैं। देखो, जो रेडियस जो कैलकुलेट किया है तो अपने पास एटम और न्यूक्लियस की रेडियस जो होता है वो स्टार्टिंग टाइम में तो हमने क्या किया था? फॉर्मूले बेस पे किया था। ठीक है, रेडियस जो है वो फॉर्मूले बेस पे किया था, लेकिन बाद में जो अभी जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में इनकी रेडियस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जो है वो डिटरमाइन करते हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जो लेटेस्ट केमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक स्ट्रीम है केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है वो इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है उसका स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मिसॉन पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, एंटी प्रोटिनो पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इनके बारे में, इनका मास है, इनकी बॉन्ड लेंथ है, इन सब को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, तो आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आएगा आगे जाके, एमएससी लेवल पे जाएंगे तब अपने पास आता है, उससे पहले नहीं आएगा। एट डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में तो कंटिन्यू एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी को रिलीज करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन थक जाएगा। भाई एनर्जी रिलीज हो रहा है तो थकान तो होगी उसको भी, और जब वो थकेगा तो धीरे 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 क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गया तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अपना काम करेगा। क्या काम करेगा न्यूक्लियस? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने पास ले आएगा, खींच लेगा उसको। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्पीड डाउन होता गया और फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा, गिर गया न्यूक्लियस के अंदर, फॉल डाउन हो गया उसका। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यू एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज होगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, लॉस्ट कर देगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये था। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था? कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यू एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो उस केस में इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है? लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। तो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस और लीनियर का मतलब क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज हमने केवल ये मॉडल्स किए हैं, जो हमारे पास डिलीटेड पोर्शन था इनको हमने केवल रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी टर्म्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, ठीक है, एटॉमिक मास के, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन करने के बाद में फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, और मेन टॉपिक अपना यहीं से स्टार्ट होगा स्पेक्ट्रम के बाद से। ओके, आपको ग्रुप के अंदर मैं वीडियो सेंड कर दूंगा बेटा। हाँ, एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है? तो एनालिटिकल बैलेंसर क्या होता है बेटा? एक
अपने पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, वेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप कभी यहाँ पर गए गोल्ड या सिल्वर परचेज करने जाते हैं, अपन ज्वेलर्स की शॉप पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा ज्वेलर्स की शॉप पे एक छोटा सा बॉक्स के अंदर जो है वेट कैलकुलेट करने के लिए एक तराजू जैसा बना हुआ होता है ना, वो होता है एनालिटिकल बैलेंसर। एनालिटिकल बैलेंसर जो होता है उससे हम इनकी क्वांटिटी जो होती है, वेट जो होता है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। बट ये भी क्या था, ये अपने पास्ट था। अब तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई है अपने पास सारी की सारी। तो इलेक्ट्रिकल बैलेंसर जो होता है वो हम यूज में लेते हैं वेट करने के लिए। ठीक है, हाँ आपका एक डाउट और था, वो प्लैंक साइंटिस्ट या प्लैंक कांस्टेंट समथिंग था। हाँ, कल की टाइम बेटा सेम टाइम ही होगा, 1:30 से क्लास होगी, रेगुलर 1:30 से क्लास है, 1:32 to 10 अपनी क्लास रहेगी, है ना। तो 1:30 से क्लास है, तो आप लोग जो है टाइमली जो है आप एडमिट हो जाना, ताकि अपने पास रिमेनिंग टाइम में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ओके बेटा, आगे करते हैं हम कल, क्योंकि बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा।